वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम आपको बता चुके थे कि जो जड़ों द्वारा जो खनिज लवण जो होते हैं अवशोषित होते हैं, वो अवशोषित किस प्रकार होते हैं, किस विधियों द्वारा होते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ हमने ये बताया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो खनिज लवण होते हैं वो दो प्रकार से अवशोषण होता है उनका। एक तो निष्क्रिय अवशोषण होता है, दूसरा होता है सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय जो अवशोषण होता है उसमें हमने आपको बताया था कि जो निष्क्रिय अवशोषण होता है उसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सक्रिय अवशोषण के अंदर क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये जो निष्क्रिय अवशोषण विधि है, या हम कह सकते हैं निष्क्रिय अवशोषण क्रिया विधि है, इस अवशोषण क्रिया विधि को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, 3 सिद्धांतों से समझाया था इसको। पहला सिद्धांत जो होता हमारे पास वो था संहति प्रवास परिकल्पना। पहला सिद्धांत कौन सा था? संहति प्रवास परिकल्पना था। दूसरा जो सिद्धांत था वो था आयन विनिमय सिद्धांत था, और तीसरा था डोनेन साम्यावस्था सिद्धांत। तो हम अब तक जो बात कर चुके थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो खनिज लवणों की अवशोषण की क्रिया विधि जो बात कर रहे थे, क्रिया विधि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है निष्क्रिय क्रिया विधि, और दूसरी होती है सक्रिय क्रिया विधि। निष्क्रिय क्रिया विधि को हमने आगे 3 सिद्धांतों की सहायता से समझने के प्रयास किया था। एक तो हमने बात की थी संहति प्रवाह परिकल्पना, संहति प्रवाह परिकल्पना, संहति प्रवाह परिकल्पना। दूसरी हमने बात की थी आयन विनिमय सिद्धांत, और तीसरा हमने बात की थी डोनेन साम्यावस्था परिकल्पना या सिद्धांत। डोनेन साम्यावस्था परिकल्पना या डोनेन साम्यावस्था सिद्धांत। एक बार समरी दोबारा बता देता हूँ आपको शॉर्ट में इसके बारे में कि ये जो निष्क्रिय परिवहन है, निष्क्रिय जो क्रिया विधि है खनिज लवणों के अवशोषण की, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, इनको 3 सिद्धांतों की सहायता से समझने का प्रयास किया था। एक तो संहति प्रवाह परिकल्पना यानी मास फ्लो हाइपोथेसिस, दूसरा आयन एक्सचेंज थ्योरी, और तीसरा था डोनेन इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस। इसके बारे में तो संहति जो प्रवाह परिकल्पना है, इसके अनुसार जो खनिज लवणों का, जो खनिज आयनों का जो अवशोषण होता है वो वाष्पोत्सर्जन कर्षण खिंचाव बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन कर्षण खिंचाव बल। वाष्पोत्सर्जन कर्षण खिंचाव बल क्या होता है? जब पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो उस दौरान क्या है, जल के अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल लगता है, ऊपर की ओर एक तनाव बल लगता है। इस खिंचाव बल या तनाव बल को ही क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल कहते हैं। और इसी आकर्षण बल के कारण मृदा में उपस्थित जो खनिज लवण होते हैं वो जल के साथ क्या होते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। तो ये हमारे पास था मास फ्लो थ्योरी। दूसरा हमने आयन विनिमय सिद्धांत के बारे में बताया था। तो आयन विनिमय सिद्धांत में क्या होता है? झिल्ली के आर पार जब आयनों का एक्सचेंज होता है तो यहाँ पर जो झिल्ली के आर पार आयनों का जो एक्सचेंज होता है वो सांद्रता प्रवणता के आधार पर होता है। सांद्रता प्रवणता के आधार पर, यानी कि ये कह सकते हैं हम, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर खनिज आयनों का क्या होता है? प्रवाह होता है। यहाँ पर एक खास बात और ध्यान रखने वाली बात है कि आयन विनिमय सिद्धांत के अंदर क्या है? समान आयन, समान आवेश वाले या समान आयन ही क्या करते हैं? झिल्ली आर पार होते हैं, झिल्ली आर पार होते हैं। समान आयन या समान आवेश क्या होते हैं? एक झिल्ली के आर पार जाते हैं। डोनेन साम्यावस्था में क्या होता है? यहाँ पर भी क्या है? आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, झिल्ली के आर पार जाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अलग अलग आयन, यानी कि ये कह सकते हैं धनायन ऋणायन, धनायन और ऋणायन क्या हो? झिल्ली के आर पार जाते हैं। अगर एक तरफ धनायन की मात्रा बढ़ जाती है तो दूसरी तरफ ऋणायन की मात्रा क्या होती है? उसको संतुलित करने के लिए प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? धनायन एक धनायन झिल्ली के पार जाएगा तो उसी तरह से एक धनायन झिल्ली के वापस पार आएगा। तो यहाँ आयन विनिमय के अंदर समान आयन, और यहाँ पर डोनेन साम्यावस्था के अंदर क्या है? विपरीत आयन, यानी कि अलग अलग आयन धनायन और ऋणायनों का क्या होता है? प्रवाह होता है। यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है? प्रवाह होता है। ये हमने आपको बता दिया था।
आज हम बात करेंगे सक्रिय क्रियाविधि के बारे में। खनिज लवणों के अवशोषण की सक्रिय जो क्रियाविधि है उसके बारे में बात करेंगे। सक्रिय क्रियाविधि, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो किसके रूप में प्राप्त होती है? हमारे पास एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में प्राप्त होती है हमें। ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये विभिन्न उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनती है, यानी कि हम श्वसन क्रिया के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको स्टोरेज किया जाता है एटीपी के रूप में। यही एटीपी क्या करती है? सक्रिय खनिज लवणों के अवशोषण में भाग लेती है। यानी कि ये कह सकते हैं यहाँ पर जो खनिज लवणों का जो अवशोषण होगा वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत होगा। सांद्रता प्रवणता का विपरीत का मतलब ये होता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर खनिज आयनों को क्या होगा? प्रवाह होता है। निष्क्रिय के अंदर तो क्या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? सक्रिय के अंदर क्या होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर खनिज लवणों का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है। सक्रिय क्रियाविधि के अंदर दो पॉइंट्स हमारे पास, एक तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और दूसरा क्या है हमारे पास? ये खनिज आयनों की प्रवणता के विपरीत अवशोषण होता है, या हम कह सकते हैं विरुद्ध। क्या होता है? विरुद्ध अवशोषण होता है। यानी कि यहाँ ये कह सकते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ काम होता है। यहाँ पर जब खिलाफ काम होगा तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता आती है, जो ऊर्जा किसके रूप में होती है हमारे पास? प्रयुक्त एटीपी के रूप में प्रयुक्त होती है। तो सक्रिय क्रियाविधि है, इसको विभिन्न सिद्धांतों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वाहक संकल्पना सिद्धांत। एक वाहक संकल्पना। और दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर आयन पंप या साइटोक्रोम पंप सिद्धांत। आयन पंप या साइटोक्रोम पंप सिद्धांत। और तीसरा बात करेंगे वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा सक्रिय क्रियाविधि के अंदर तीन सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वाहक संकल्पना सिद्धांत, कैरियर हाइपोथेसिस है ये हमारे पास, आयन पंप है या साइटोक्रोम पंप सिद्धांत है, तीसरा है हमारे पास वैद्युत रासायनिक प्रवणता। सबसे पहले हम बात करेंगे वाहक संकल्पना सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वाहक संकल्पना सिद्धांत के बारे में। वाहक संकल्पना, वाहक संकल्पना ये किसकी बात चल रही है? सक्रिय परिवहन की, सक्रिय अवशोषण की।
सक्रिय अवशोषण के अंदर हमारे पास है वाहक संकल्पना, कैरियर हाइपोथेसिस। कैरियर हाइपोथेसिस के बारे में बात चल रही थी, वाहक संकल्पना। यहाँ देखिएगा जो आयन होते हैं, खनिज आयन होते हैं, वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो खनिज आयन जो होते हैं अलग अलग आयनों के लिए अलग अलग वाहक कार्य करते हैं। अलग अलग आयनों के लिए अलग अलग वाहक कार्य करते हैं, वाहक कार्य करते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, यहां पर आयनों का एक्सचेंज नहीं होता। यहां पर आंतरिक वातावरण में उपस्थित आयनों का विनिमय नहीं होता है। आयनों का विनिमय नहीं होता है। केवल बाह्य वातावरण से वाहक की सहायता से खनिज आयन, वाहक की सहायता से क्या होता है, खनिज आयन झिल्ली पार जाते हैं, झिल्ली पार जाते हैं। ठीक है। एक अगर देखा जाए तो ये परिकल्पना जो है वो वॉन डेन हॉनेट ने दी है। किसने दी है? वॉन डेन हॉनेट। किसने दी है ये परिकल्पना? वॉन डेन हॉनेट ने दी है परिकल्पना। ये परिकल्पना क्या कहती है कि अलग अलग आयनों के लिए अलग अलग वाहक कार्य करते हैं, यानी कि आयनों को झिल्ली पार ले जाने के लिए वाहक कार्य करते हैं, कैरियर होते हैं, मीडिएटर होते हैं, एक तरह से साधन की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर आंतरिक वातावरण जो होता है, झिल्ली के अंदर जो वातावरण होता है उसके अंदर आयन बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, वो एक्सचेंज नहीं होते। यानी ऐसा नहीं है कि झिल्ली के अंदर जो आयन पाए जा रहे हैं वो आयन क्या है, बाहर निकल जाते हैं और बाहर से अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर केवल क्या है, यहाँ बाहर से ही आयन क्या होते हैं, झिल्ली के अंदर जाते हैं। बाहर से ही क्या है, झिल्ली के अंदर जाते हैं। कौन? आयन्स। अंदर से बाहर की ओर नहीं आते। अब बाहर से अंदर की ओर जब आयन जाएंगे तो उनको ले जाने के लिए कुछ मीडिएटर की जरूरत होती है, मध्यस्थ की जरूरत होती है। वो मध्यस्थ जो होता है वो क्या कहलाते हैं? वाहक कहलाते हैं, कैरियर। अब इनकी सहायता से क्या है, वो झिल्ली के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ जो झिल्ली होती है वो अवरोधक की तरह कार्य करती है। यहाँ पर क्या है, आयन विनिमय के लिए, आयन अभिगमन के लिए झिल्ली, कौन सी झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली अवरोधक की तरह कार्य करती है। अब अवरोधक की तरह कार्य करती है तो क्या आयन जाएंगे अंदर? जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाएंगे, किसी के साथ जुड़कर जाएंगे, किसी के साथ अटैच होकर जाएंगे। यानी कि किसी के साथ मतलब वाहक के साथ। ठीक। तो वाहक क्या करेगा, उस आयन विशेष से जुड़ेगा और आयन विशेष से जुड़ने के पश्चात अब क्या होती है, जो झिल्ली होती है उस आयन विशेष और वाहक के लिए क्या हो जाती है, पारगम्य हो जाती है, जिसके कारण क्या है, आसानी से वो झिल्ली से पार हो जाता है। ठीक। तो एक तरफ से दूसरी तरफ आयनों को भेजने के लिए क्या किया जाता है, एक वाहक की जरूरत पड़ती है। वो वाहक क्या करता है, उन आयनों को अपने साथ जोड़ता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है, झिल्ली पारगम्य होती है, जिसके कारण आसानी से वो पार चले जाते हैं, यानी कि अंदर की ओर चले। बाहर से आयन क्या है, अंदर की ओर चले जाते हैं।
तो यहाँ पर 3 स्टेप है हमारे पास वाहक संकल्पना के, जिनकी सहायता से क्या होता है, ये आयन झिल्ली पार जाते हैं। पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है वाहक प्लस एटीपी। वाहक प्लस एटीपी, तो एडीपी प्लस सक्रियक वाहक। अब देखिएगा, गौर करिएगा, हमने अभी बताया था कि जो सक्रिय अवशोषण विधि है उसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा के सक्रिय अवशोषण विधि नहीं होती है संपन्न। तो ऐसे में क्या है, हमारे पास जो वाहक होगा ये क्या होता है, निष्क्रिय। कैसा होता है, निष्क्रिय। तो इसको पहले सक्रिय करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट किसकी सहायता से होगा, ऊर्जा की सहायता से। और ऊर्जा क्या है हमारे पास, एटीपी। तो जब ये एटीपी इस वाहक से जुड़ेगी तो ये वाहक क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, यानी कि झिल्ली के पार जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर इसके साथ एटीपी नहीं जुड़ता है तो ये झिल्ली के पार नहीं जा सकता, क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में। तो यहां पर क्या है, ये निष्क्रिय, और यहां पर क्या हो गया, ये सक्रिय हो गया। ठीक, एटीपी कहां आ रही है, एटीपी में बदल गई भाई। यहां पर ऊर्जा जो कन्वर्ट होती है एटीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटने से क्या ऊर्जा जो निकली है, उस ऊर्जा ने क्या काम किया, वाहक को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, सक्रिय कर दिया। ठीक, अब दूसरा स्टेप भाई, एक्टिवेट हो गया सर वाहक। अब सक्रिय वाहक, सक्रियक वाहक प्लस आयन। अब जो आयन जिसको हमें ले जाना है झिल्ली पार या झिल्ली के अंदर ले जाना है, प्लस आयन। सक्रियक वाहक से क्या जुड़ेगा, आयन। अब क्या हो जाएगा, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो बनेगा सक्रियक वाहक आयन कॉम्प्लेक्स, या हम कह सकते हैं आयन वाहक कॉम्प्लेक्स। आयन वाहक समिश्र, आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया हमारे पास। ठीक, अभी ये प्रक्रिया कहां पर चल रही है, झिल्ली के बाहर चल रही है, यानी झिल्ली की सतह पर चल रही है। ये जो वाहक होते हैं ये झिल्ली पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, झिल्ली पर। जैसे ही कोई, जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, ये झिल्ली है, ये हमारे पास Na+ है, ये झिल्ली है। अब इस झिल्ली पर क्या पाया जाता है, कोई वाहक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाहक पाया जाता है। और ये हमारे पास, इसको हमने किसके सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये। और ये हमारे पास, ये तो क्या है, आयन, और ये क्या है, वाहक। ठीक, अब यहां पर पहले तो ये क्या है, आयन बाहर था, और ये वाहक क्या है, झिल्ली पर। अब यहां वाहक से क्या जुड़ेगी, एटीपी, तो ये क्या हो जाएगा, सक्रियक वाहक। सक्रियक वाहक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो आयन है इस सक्रिय वाहक से जुड़ जाएगा, और जुड़ने के पश्चात क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, आयन वाहक से मिश्र। आयन तो ये हो गया, वाहक ये हो गया, दोनों जुड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आयन वाहक से मिश्र हो गया। अब क्या करेगा, ये जो यहां था, अब ये अंदर जाएगा। कौन जा रहा है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जाकर इधर चला गया ये, और यहां जाकर क्या हो गया, मुक्त हो गया। यहां क्या हो गया, ये फ्री हो गया। तो इस प्रकार देखिएगा, अब ये जो आयन था जो झिल्ली के बाहर था इस वक्त, और अब क्या हो गया, झिल्ली के अंदर चला गया। किसकी सहायता जा रहा है, वाहक की सहायता से जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, वाहक संकल्पना क्या कहती है, किसी वाहक की सहायता से आयन क्या होते हैं, झिल्ली के पार जाते हैं। लेकिन जाने के लिए उससे पहले क्या है, वाहक को क्या करना पड़ता है, सक्रिय करना पड़ता है। सक्रिय के लिए क्या करना पड़ता है, ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया आयन वाहक से। अब ये क्या होता है, तीसरा स्टेप के अंदर, आयन वाहक समिश्र, ये अब झिल्ली पार किस में बदल जाएगा भाई, आयन प्लस किस में बदल जाएगा, आयन प्लस निष्क्रिय वाहक। कौन सा निष्क्रिय वाहक, ये भाई। अब इससे क्या है, आयन हट गया, और हटने के बाद में क्या हो गया, ये हमारे पास आयन झिल्ली के अंदर चला गया, और क्या रह गया हमारे पास,
अब ये निष्क्रिय वाहक जो होता है ना, ये निष्क्रिय वाहक वापस फिर कहाँ आता है, झिल्ली पर आता है। फिर अगेन सोडियम आयन है, जैसे भी कोई भी आयन है, उस आयन के लिए फिर ये दोबारा कार्य करेगा, फिर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर अंदर जाएगा। इस प्रकार झिल्ली के आर पार क्या होता है, झिल्ली के पार क्या होता है, आयनों का प्रवाह होता रहता है। तो ये जो हमारे पास वाहक संकल्पना है, चूंकि ये एनर्जी बेस्ड है, इसलिए किसके अंदर आता है, आ रही है, ये सक्रिय अवशोषण के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर जो आयनों का प्रवाह होता है वो वाहक के माध्यम से होता है। अब नेक्स्ट जो मेथड हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम आयन पंप या साइटोक्रोम पंप परिकल्पना, आयन पंप या साइटोक्रोम पंप परिकल्पना। नेक्स्ट जो हमारे पास आयन पंप या साइटोक्रोम पंप परिकल्पना, ये जो परिकल्पना है वो ये कहती है, पहले तो ये देख लेते हैं किसने दी है। ये दिए लुंडेगार्ड और बर्स्ट्रॉम। किसने दी है ये परिकल्पना, लुंडेगार्ड और बर्स्ट्रॉम ने। कई बार पूछ लिया जाता है कि आयन पंप परिकल्पना जो है किसने दी है। यहाँ पर देखेगा इसका खास बात क्या है कि धनायन जो ऋणायन होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, उनके लिए अलग अलग वाहक होते हैं। धनायन और ऋणायन के लिए क्या होते हैं, अलग अलग वाहक होते हैं। ये कह सकते हैं हम, उनका जो अवशोषण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पर एक बात और देखने को मिलती है कि इस विधि के अंदर जो आयनों का अवशोषण है वो श्वसन दर के से संबंधित होता है। एक तरह से जितनी अधिक श्वसन दर होगी उतना अधिक क्या होगा, आयनों का क्या होगा, अवशोषण होगा। जितनी अधिक श्वसन दर होगी उतना क्या है, आयनों का अवशोषण होगा। तो यहाँ पर क्या है, आयनों का अवशोषण श्वसन दर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, श्वसन दर पर। नेक्स्ट बात करें, धनायन और ऋणायन के लिए अलग अलग वाहक होते हैं। धनायन एवं ऋणायन के लिए अलग अलग वाहक होते हैं। नेक्स्ट बात करें, जो ऋणायन होते हैं उनके लिए साइटोक्रोम वाहक की तरह कार्य करता है। ऋणायनों के लिए किसकी तरह, वाहक की तरह कार्य करेगा, वाहक की तरह। कौन करेगा, साइटोक्रोम। ध्यान रहे यहाँ पर साइटोक्रोम जो है वो ऋणायनों के लिए किसकी तरह कार्य करता है, वाहक की तरह कार्य करता है। और जो धनायन होते हैं उनका निष्क्रिय परिवहन होता है। धनायनों का निष्क्रिय परिवहन, धनायनों का निष्क्रिय परिवहन होता है। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल देखें यहाँ, एक बाह्य सतह, अवरोधक झिल्ली और आंतरिक सतह। ये बाह्य सतह होगी, ये अवरोधक झिल्ली हो गई, और ये आंतरिक सतह, ये आंतरिक सतह हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब बाह्य सतह जो हमारे पास यहाँ पर ऋणायन है और धनायन है। ठीक है, अवरोधक सतह जो है, अवरोधक सतह या झिल्ली जो है हमारे पास, यहाँ पर क्या पाया जाता है, साइटोक्रोम पंप। साइटोक्रोम
पंप। और साइटोक्रोम पंप जो होगा ये इस ऋणायन को झिल्ली के क्या कर देगा, पार कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणायन पहुँच जाएंगे हमारे पास। और इधर जो धनायन है ये क्या है, निष्क्रिय परिवहन होता है इसका। कैसे होता है, निष्क्रिय। और निष्क्रिय से क्या पहुँच जाएगा, ये झिल्ली पार, झिल्ली के अंदर। ये परिकल्पना क्या कहती है कि आयनों का अवशोषण जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, श्वसन दर पर। यानी कि श्वसन दर जो है आयनों के अवशोषण को निर्धारित करती है। अधिक श्वसन दर होगी तो अधिक अवशोषण होगा, और कम होगी तो कम। दूसरी बात, धनायनों और ऋणायनों के लिए अलग अलग वाहक होते हैं, वह अलग अलग पंप होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग पंप होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं धनायनों का जो परिवहन होता है, ऋणायनों के लिए जो परिवहन होता है वो किसकी सहायता से होता है, साइटोक्रोम की सहायता से होता है। जबकि धनायनों के लिए जो परिवहन होता है वो कैसे होता है, निष्क्रिय। अब एक इमेजिन करते हैं हम, ये बाह्य सतह है, ये अवरोधक झिल्ली है, और ये क्या है, आंतरिक सतह। तो यहाँ बाह्य सतह पर हमारे पास धनायन और ऋणायन पाए जा रहे हैं। झिल्ली के बाहर क्या पाया जा रहा है हमारे पास, ऋणायन और धनायन। झिल्ली में क्या पाया जा रहा है, साइटोक्रोम पंप पाया जा रहा है। और झिल्ली के अंदर क्या है, उनको हमें पहुंचाना है, किसको, आयनों को। तो यहाँ ऋणायन जो होता है झिल्ली के अंदर उपस्थित या झिल्ली पर उपस्थित साइटोक्रोम होता है, उसकी सहायता से इस ऋणायन को पंप कर दिया जाता है, प्रेशर से एक तरह से अंदर भेज दिया जाता है। कहाँ पर, आंतरिक सतह पर, झिल्ली की आंतरिक सतह पर। और आंतरिक सतह पर पहुँचने के बाद वो कोशिका के अंदर पहुँच जाएगा। इधर यहाँ बात करें धनायन, तो धनायन क्या है, अपने आप स्वतः ही क्या होता है, कहाँ पहुँच जाता है। जब भाई यहाँ पर हमारे पास ऋणायन उधर पहुँच रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए धनायन भी जाएगा आयन बैलेंस के लिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, कौन सी मेथड हो गई है, आयन पंप या साइटोक्रोम पंप। साइटोक्रोम पंप क्यों कह रहे हैं इसको हम, क्योंकि यहाँ पर ऋणायनों का जो परिवहन हो रहा है वो किसकी सहायता से हो रहा है, साइटोक्रोम की सहायता से हो रहा है। और साइटोक्रोम क्या है, एक प्रकार के क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन। साइटोक्रोम क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक है। तो इसकी सहायता से क्या होता है, झिल्ली पार आयनों को क्या होता है, परिवहन होता है। तो ये चूंकि पंप भी वाली, अब हमने इसको सक्रिय परिवहन के अंदर क्यों रखा गया, अरे पंप हो रहा है, पंप तो पंप का मतलब है एनर्जी देना। पंप का मतलब क्या है, एनर्जी देना। तो बिना एनर्जी थोड़ी चला जाएगा। तो यहाँ साइटोक्रोम जो होगा वो एटीपी की सहायता से क्या होगा, सक्रिय होगा। और एटीपी की सहायता से इन ऋणायनों को क्या करेगा, पंप करेगा आंतरिक सतह के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको किसके अंदर रखा गया हमने, एक तरह से साइटोक्रोम पंप परिकल्पना के अंदर। लास्ट जो परिकल्पना है हमारे पास वो है हमारे पास वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना, वैद्युत रासायनिक प्रवणता की परिकल्पना। तीसरा, वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। वैद्युत रासायनिक प्रवणता की परिकल्पना। यहाँ पर प्रवणता मतलब डिफरेंस, प्रवणता मतलब क्या है, डिफरेंस। ये देखेगा इसमें क्या होता है, जो आयनों का जो परिवहन होगा, आयनों को जो परिवहन होगा वो क्या होगा, प्रवणता के विपरीत होगा। आयनों का परिवहन क्या होगा, प्रवणता के विपरीत। सांद्रता प्रवणता के, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, सांद्रता प्रवणता के क्या होगा, विरुद्ध होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कम सांद्रता से, कम रासायनिक सांद्रता से अधिक रासायनिक सांद्रता की ओर, अधिक रासायनिक सांद्रता की ओर, यानी कि कम से अधिक, कम और अधिक, ठीक। यहाँ पर क्या है, खनिज आयनों की जो सांद्रता है वो क्या है, कम, और इधर क्या है, अधिक। जब कम से अधिक की ओर जाएगा तो किसका उपयोग होगा, ऊर्जा का। किसका उपयोग होगा, ऊर्जा का। और वो ऊर्जा किसके रूप में प्रयुक्त होगी, एटीपी के रूप में। चूंकि एटीपी का यूज हो रहा है, ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सक्रिय। क्या कह रहे हैं इसको, सक्रिय अवशोषण कह रहे हैं। तो ओवरऑल हम आपसे बात करें कि यहाँ पर हमने खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में बात की।
तो खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि को दो भागों में बांटा गया था, एक तो निष्क्रिय अवशोषण और दूसरा सक्रिय। निष्क्रिय अवशोषण के अंदर 3 सिद्धांत बताए थे हमने आपको, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। एक तो हमने संहित प्रवाह परिकल्पना बताई, एक आयन एक्सचेंज मेथड बताया, और तीसरा क्या बताया था, डोनेन साम्यावस्था परिकल्पना। 3। और इधर सक्रिय के अंदर हमने कहा था कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है खनिज लवणों के अवशोषण के लिए। तो यहाँ पर भी हमने 3 परिकल्पनाएं बताए, 3 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत क्या था हमारे पास, पहला सिद्धांत वाहक संकल्पना, कौन सा था, वाहक संकल्पना। और दूसरा सिद्धांत क्या है हमारे पास, आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना। और तीसरा जो हमारे पास है वो है वैद्युत रासायनिक प्रवणता संकल्पना। ठीक है, इस प्रकार पादप जो होते हैं मृदा से विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, और इन विधियों से, जो कि उपयुक्त विधि जो हमें अभी बताई हमने, निष्क्रिय और सक्रिय विधि जो होती है अवशोषण की, इससे वो क्या करते हैं, अपनी आपूर्ति करते हैं खनिज लवणों की। और इन खनिज लवणों का पादपों के अंदर विभिन्न उपापचय, जो जैविक उपापचय क्रिया होती है, उनमें क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उपापचयी पदार्थ, उनका निर्माण होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और ये चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ओके।